हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं सेंट्रो एंड पेरिफेरी यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो ये आपका टॉपिक है आज का इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। MEG 15 से ये आपका टॉपिक है। तो इसमें हमने पढ़ना है कि जो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड था तो उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी इंडियन लैंग्वेज और लिटरेचर के ऊपर, यूरोपियन लैंग्वेज और लिटरेचर का। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो मैंने पॉइंट्स पे यहाँ पे सब चीज़ें ऐड करी हुई हैं, तो एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश, तो जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए तो वो अपने साथ इंग्लिश लेके आए। उन्होंने इंग्लिश को हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर दिया। वैसे तो उनको कोई ऐसी कोई चिंता नहीं पड़ी थी हमारी एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की, बल्कि वो ये चाहते थे कि जब वो इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, तो इससे क्या होगा कि कुछ लोग जो है वो इंग्लिश सीख लेंगे, तो इससे उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करने में बहुत इजी हो जाएगी पूरे इंडिया पे। दूसरा, डोमिनेंस हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे कुछ लोग जो है वो इंग्लिश सीखने लगे तो उनको एक सोशल मोबिलिटी मिलने लगी। सोशल मोबिलिटी का मतलब है कि अब वो जो लोग अच्छे से इंग्लिश जानते थे तो उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात करें, और अब वो इलिट क्लास में माने जाने लगे। तो जो लोग अच्छे से इंग्लिश जानते थे, या आज के दौर में तो इसका और बुरी हालत हो गई है कि जो लोग इंग्लिश जानते हैं, चाहे वो नॉलेज कम रखते हो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, बट वो इंग्लिश जानते हैं, तो इसी कारण से उनको किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी कंपनी में जो है वो बहुत ही ईजिली जॉब मिल जाती है। तो तब भी यही हाल था कि जो इंग्लिश अच्छे से जानते थे तो उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती थी एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो इंडियन लैंग्वेजेस में जिन्होंने डिग्रीज कर रखी थी, या बेशक वो अच्छे से किसी सब्जेक्ट पे अपनी नॉलेज रखते हैं, फिर भी उनको वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ से हाथ धोना पड़ता था। इसके बाद आ जाता है डिसरप्शन ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। तो ये तो आपको पता ही है कि जैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर मीन्स कि जो यूरोपियन लिटरेचर और यूरोपियन लैंग्वेजेस हमारे देश में आई, तो इससे हमारे खुद की जो इंडिजीनियस लैंग्वेजेस थी उनकी हालत ख़राब हो गई। इस कदर हालत ख़राब हो गई कि जो कुछ जो लैंग्वेजेस थी वो धीरे धीरे करके लुप्त होने लगी। इसके बाद आता है प्रिविलेजिंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये तो आप जानते हो कि जो अंग्रेज़ लोग थे तो वो उनका मानना था कि उनका जो यूरोपियन लिटरेचर और यूरोपियन लैंग्वेज हैं वही सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, और जितने भी जो इंडियन लोग हैं या कोलोनाइजर्स कंट्री है उनको क्या करना चाहिए, यूरोपियन लैंग्वेज सीखनी चाहिए, और यूरोपियन जो या फिर जो वेस्टर्न जो राइटर्स हैं उनको पढ़ना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर वो सिविलाइज्ड हैं, फिर वो वेल मैनर्ड हैं, और फिर माना जाएगा कि उनको लिटरेचर की अच्छी नॉलेज है। इसके बाद आता है लिटरेरी हाइब्रिडिटी। तो फ्रेंड्स, आज हम जो नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, जो कि पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में पढ़े हमारे इंग्लिश लैंग्वेज जो हमारी इंडियन लैंग्वेज और लिटरेचर के ऊपर। तो लिटरेरी हाइब्रिडिटी में क्या आता है कि जहाँ पे हाइब्रिडिटी क्या होता है, जहाँ पे दो लैंग्वेज एक साथ ब्लेंड होती हैं, जहाँ मिलती हैं, मिक्स होती हैं, या फिर दो कल्चर एक साथ मिक्स हो जाते हैं, तो या फिर ब्लेंड हो जाते हैं, तो उसको हाइब्रिडिटी बोलते हैं। तो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में ऐसा ही हुआ। जो यूरोपियन लैंग्वेज और लिटरेचर थे तो वो जो हमारी जो इंडियन लैंग्वेजेस थी और लिटरेचर थी, इनके ऊपर उन यूरोपियन लैंग्वेज और लिटरेचर का काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ा। इसके बाद आता है रेजिस्टेंस एंड सबवर्जन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लगभग 150 साल तक तो लोगों को ये नहीं पता था इंडियंस को कि हम लोग गुलाम हो चुके हैं। जैसे जैसे उनको लगने लगा कि जो कॉलोनाइजर्स हैं या अंग्रेज़ लोग हैं उन्होंने क्या किया है, हमारे देश की हर चीज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया, जैसे कल्चर, लिटरेचर, पॉलिटिकल कंट्रोल, इकॉनमी इंडिया की अपने कंट्रोल में ले लिए। तो उनको लगने लगा कि हम लोग तो गुलाम हो चुके हैं, अब हमें क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो ये एक जो लिटरेचर था और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज थी, तो उनके लिए सबसे बड़ा वेपन था कॉलोनाइजर्स के ख़िलाफ़ लड़ने का। तो अब उन्होंने क्या किया कि उसी लैंग्वेज का यूज़ करके उन्होंने इंग्लिश रूल के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ाई शुरू कर दी अपने लिटरेचर के ज़रिए। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था।
जिसको हम मान सकते हैं कि जो हमारे इंडिया के लिए एक अच्छी बात थी। इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लिटरेरी फॉर्म्स एंड जॉनरा। तो न्यू लिटरेरी फॉर्म्स ऑफ जॉनरा में क्या आ जाता है कि जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने न्यू लिटरेरी फॉर्म्स जो है वो अपने साथ इंडिया में लाए, जैसे शॉर्ट स्टोरीज, नॉवल, ये चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। तो जब इंडियन जो राइटर्स थे उन्होंने इन नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज़ को पढ़ा तो इसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और अपने जो लिटरेचर था उसकी राइटिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव किया और ख़ुद के जो लिटरेचर में नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज़ जो है वो लिखने स्टार्ट कर दिए। फिर आता है एक्सपेंशन ऑफ लिटरेरी हॉरिजन। तो इसको इस तरह से समझते हैं कि पहले क्या था। अगर हम देखें कि जो हमारा प्री कॉलोनियल पीरियड था, मतलब उसमें जो हमारा लिटरेचर था, जैसे हमारे इपिक्स थे, रामायण, महाभारत, और जैसे हमारे शास्त्रास थे, वेदांता, ये जो सब जो लिटरेरी वर्क्स थे, तो ये जो अपने देश तक ही और अपने देश में भी कुछ लोगों तक ही पहुंच पाते थे। बहुत कम ऑडियंस तक जो ये लिटरेचर पहुंच पाता था। कहने का मतलब है कि बहुत कम लोग इस लिटरेचर को पढ़ पाते थे। तो इंडिया में तो ये हालत थी कि यहाँ पे इतने जो लिटरेट लोग नहीं थे, ज़्यादातर अनपढ़ लोग थे, तो वो सुन सकते थे लेकिन खुद से वो पढ़ नहीं सकते। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही जो कॉलोनाइजर्स हमारे देश में आए तो हमें एक एक्सपोजर मिल गया, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो लिटरेचर था ना सिर्फ अब इंडिया में लिखा या पढ़ा जाता था, बल्कि आउटसाइड इंडिया में भी इसको पढ़ा जाने लगा और लिखा जाने लगा। इसके बाद आता है लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि अब जो ग्रामर और डिक्शनरी को भी इंट्रोड्यूस किया गया लैंग्वेज और लिटरेचर में। जब ग्रामर और डिक्शनरी इंट्रोड्यूस की गई तो इससे हमारी जो लैंग्वेज थी वो अच्छे से विकसित होने लगी, उनका जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा होने लगा, उसको हम अच्छे से पढ़ने और सीखने में जो है वो माहिर होने लगे। तो जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था हमारे लैंग्वेज और लिटरेचर के ऊपर। फिर आता है पब्लिकेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ लिटरेरी वर्क। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जब कॉलोनाइजर्स हमारे देश में नहीं आए थे, मीन्स कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे देश में नहीं आए थे, तो जब हम जो भी अपना लिटरेरी वर्क लिखते थे या जो भी कहानियाँ लिखते थे, स्टोरी जो भी लिखते थे, तो वो कुछ ही ऑडियंस तक पहुंच पाता था, मीन्स कि उसको कुछ ही लोग पढ़ पाते थे। लेकिन जैसे ही कॉलोनाइजर्स आए तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एस्टेब्लिश की प्रिंटिंग प्रेस और पब्लिशिंग हाउसेस। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा लिटरेरी वर्क्स था, मतलब लिटरेरी वर्क में क्या आता है कि जो भी हमने लिखा था, नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज़, ऐसे जो भी चीज़ हम लिखते थे, तो वो बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुँचने लगा, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो उसको सुनने और पढ़ने लगे। तो ये एक अच्छी बात थी इंडियन लिटरेचर के लिए। फिर आता है एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। तो फ्रेंड्स, पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियंस को तो बहुत साल तक ये पता नहीं था कि वो गुलाम है। जैसे उनको पता लगने लगा कि हम लोग गुलाम हो चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उस लिटरेचर को ही एज अ वेपन यूज़ किया कॉलोनियल रूल्स के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। उस लिटरेचर के ज़रिए उन्होंने बहुत लोगों को, इंडिया के लगभग बहुत सारे जो लोग थे उनको अपने लिटरेचर के ज़रिए जो है वो जागरूक किया कि हम लोग जो है वो गुलाम हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारा खुद का रूल होना चाहिए अपनी कंट्री के ऊपर और इन अंग्रेज़ लोगों को यहाँ से भगा देना चाहिए। तो ये लिटरेचर उन्होंने एज अ वेपन यूज़ किया। फिर आता है सेंसरशिप एंड कंट्रोल ऑफ एक्सप्रेशन। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, सेंसरशिप में क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि सेंसरशिप में क्या होता है कि कुछ जो किसी भी लिटरेरी वर्क्स में कुछ ऐसे जो पार्ट्स होते हैं, जो कुछ ऐसा लिटरेरी वर्क होता है जो जो अगर हम उसको छापना नहीं चाहते, जहाँ लोगों को नहीं दिखाना चाहते, तो उसको काट दिया जाता है, जहाँ हटा दिया जाता है। तो अब अंग्रेज़ लोगों ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि जो भी चीज़ें उनके रूल के ख़िलाफ़ थी, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थी, तो उन्होंने क्या किया कि उन चीज़ों को छपने नहीं दिया, उस लिटरेरी वर्क को छपने नहीं दिया, या फिर उसके कुछ पार्ट्स को लिटरेरी वर्क से हटा दिया। तो ये, और उन्होंने क्या किया कि उनके जो एक्सप्रेशन, मतलब जो लोग कहना चाहते थे, जो इंडियन लोग कहना चाहते थे, तो उस चीज़ को उन्होंने दबा दिया, कंट्रोल कर दिया, उस चीज़ को उन्होंने छपने नहीं दिया अंग्रेज़ लोगों ने। उसके बाद आता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ राइटर।
तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारे जो लेखक थे, भारतीय जो राइटर थे, उनके साथ जो है वो आर्थिक शोषण होने लगा। वो कैसे कि वो जो भी लिखते थे अपना लिटरेरी वर्क, तो उसमें वो उनको कम पे मिलती थी। जो वेजेस थे एज़ कम्पेयर टू जो यूरोपियन राइटर्स थे, उनके कंपेयर में बहुत कम वेजेस उनको मिलती थी। मतलब इसमें जो करियर था बहुत ही ज़ीरो के बराबर था, जैसे हम कह सकते हैं राइटिंग के क्षेत्र में। उसके बाद फिर आता है लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। ये तो आपको पता है कि जो हमारी खुद की संस्कृति, इतनी खूबसूरत हमारी संस्कृति थी, इतना समृद्ध हमारा देश था सांस्कृतिक रूप से, तो इसकी जो खुद की पहचान थी तो वो ख़त्म होने लगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो संस्कृति के ऊपर किसका असर पड़ने लगा? जो यूरोपियन जो कल्चर था उसका असर पड़ने लगा। हम यूरोपियंस के कल्चर को फॉलो करने लगे, तो जिसकी वजह से हमारा जो खुद का जो कल्चर था उसकी पहचान कम होने लगी पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में। इसके बाद आता है लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? तो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि भेदभाव। तो यहाँ पे क्या होने लगा कि जो लोग ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश जानते थे, बेशक वो अपने सब्जेक्ट में जो है वो कम नॉलेज रखते हों, लेकिन इसलिए कि वो इंग्लिश जानते हैं, इस वजह से उनको किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आसानी से जॉब मिल सकती थी, एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि इंडियन लैंग्वेजेस को में जिन्होंने पढ़ाई करी होती थी या कोई भी कोर्स करा होता था, अच्छी नॉलेज अपने सब्जेक्ट में रखते थे, लेकिन क्योंकि वो इंग्लिश नहीं जानते हैं, इसकी वजह से उनको जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी से हाथ धोना पड़ता है। आज भी ये चीज़ जो है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है और भी बुरा हाल होता जा रहा है। हमारी तो इंडियन लैंग्वेज जैसे लुप्त होती जा रही है और हम इंग्लिश के पीछे ऐसे भागे जा रहे हैं। हमें लगता है कि अगर हमको इंग्लिश नहीं आती तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो वैसे तो अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो इंग्लिश सीखना अच्छी बात है कि हमें वैश्विक स्तर पर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, तो उसकी वजह से इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी इंडियन लैंग्वेजेस को ऐसे ही समझो और उसमें अगर किसी ने कोर्स करा हुआ है या किसी ने डिग्री कर रही है तो उसको आप ऐसे ही समझो। वो हालांकि वो ज़्यादा अच्छी नॉलेज रखते हैं, हमें उसको भी एस्टिमेट करना चाहिए, ना कि उसको अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का यही मतलब है कि जिसको जो ज़्यादा अच्छे इंग्लिश की नॉलेज है, बेशक वो सब्जेक्ट की नॉलेज उसको कम हो, तो फिर भी उसको ज़्यादा चांसेस रह जाते हैं किसी भी कंपनी में या किसी भी इंस्टीट्यूट में जॉब पाने के लिए, आज भी और अंग्रेज़ों के समय में भी ऐसा हुआ करता था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक मुझे अनुमति दें। तो अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। बाय बाय।